Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examination preparations are going well also. So here in this video, we are now going to talk about our BSc 6 semesters Botany Paper 1 Unit 1. Okay, so ये हमारी क्लास 1 होगी हमारे यूनिट 1 की एंड यू ऑल नो कि हमारी जो पूरी की पूरी ये यूनिट है वो सेल बायोलॉजी की है एंड इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ना भी है. मैंने सिलेबस डिस्कशन में आपको बताया था कि इस यूनिट में एट लीस्ट 8 से 9 वीडियोस बनेंगे, है ना. Before that, I want to tell you some important news. Okay, the important news is you are well aware of that कि हमने महावीर बैच लॉन्च किया हुआ है. ठीक है, हमने क्या किया है, हमने महावीर बैच लॉन्च किया हुआ है हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी एंड जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड द टाइमिंग इज 5 PM शाम को, इवनिंग में हम लोग 5 PM पर हमेशा आप कह सकते हो कि 5 days इन अ रो हम वीक में पढ़ेंगे और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके 32 यूनिट्स इंक्लूडिंग योर बॉटनी एंड जूलॉजी हम कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा से याद रखनी है कि अगर आपको बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी एंड जूलॉजी यूट्यूब पे सर्च करना है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. बस आप इतना लिखो महावीर बैच बाय साइंस वाली, आपको 6 सेमेस्टर के बॉटनी एंड जूलॉजी के फ्री बाइलिंगुअल. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि फ्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी एकमात्र चैनल पर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री चीजें मैं खुद सिंगल हैंडेडली अपलोड करती हूँ और आप तभी तक जितने भी हलवा क्लियर कंटेंट होते हैं मैं उन सबको पहुंचाती हूँ. ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्री. एंड द सेकेंड वन इज योर कि बाइलिंगुअल, यानी कि हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे जैसे कि मैं हमेशा से पढ़ाते हुए आई हूँ, है ना. तो जो भी स्लाइड्स मिलेगी, जितनी भी यूनिट्स है वो सब आपको मिलेंगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में. ओके, गॉट इट. चले आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये हमारा सेल बायोलॉजी का ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर आपको बताया गया है. ठीक है, तो बेसिकली हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब मैंने सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. ठीक है, देखो अगर हम आज इसमें से क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करूं, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है तो 8 से 9 वीडियो तो बनेगी ही बनेगी, है ना. अगर सिर्फ आप इस 2 लाइन को तोड़ोगे, है ना, ये ऑलमोस्ट 3 लाइन अगर आप देखो, ठीक है, इतनी ये लाइंस अगर आप देखोगे ना तो वो इतना कुछ है. ठीक है, मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा हुआ है सो दैट आपको क्लियरेंस अच्छे से हो, बिल्कुल हलवा बन जाए. तो सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ेंगे, देन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, देन हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे, देन ईआर, फिर उसके बाद गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड सेल इंक्लूजन. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिर्फ अभी वो 3 लाइन वाले टॉपिक है. इसके बाद आपको न्यूक्लियस पढ़ना है, काफी अच्छे से न्यूक्लियस पढ़ना पड़ेगा. देन उसके बाद आपको क्रोमोसोम्स पढ़ने हैं, देन सेल साइकिल पढ़ना है. तो देयर आर सो मच थिंग इन अ सिंगल यूनिट, तो थोड़ा वक्त लगेगा. तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड पर पढ़ेंगे जो मुझे आपको नोट कराना है, आपके बेसिक्स मुझे सेल बायोलॉजी के क्लियर करने हैं. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये चीज जानते हो क्या कि सेल क्या होता है ना. आपको ये चीजें पता है क्या कि सेल क्या होती है. चलिए मैं आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियरली छोटे छोटे चीजों में तोड़ करके देन पढ़ाती हूँ सो दैट आपके हर टॉपिक हलवा क्लियर हो जाए. ठीक है, चलिए सबसे पहले व्हाट इज सेल. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सेल क्या है ना. क्योंकि अगर हम सेल ही नहीं समझेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है. देखो सेल, आप हमेशा छोटे बच्चों की तरह आप ये चीज जानते आ रहे हो कि सेल हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. नाउ एक एक टर्म को समझते हैं थोड़ा इजीली कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ये दोनों टर्म हमें क्या कह रहे हैं, है ना. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ की. थर्ड क्या है, बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ की. ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि सेल जो है ना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी इसका अपना एक स्ट्रक्चर है. यानी अगर मैं एक सेल बनाऊंगी तो ये मुझे पता है मुझे सर्कुलर वे में बनाना है. अगर मैं एक बैक्टीरिया बनाऊंगी तो मुझे पता है कि बैक्टीरिया कैसे बनाना है. मैं अगर सेल के अंदर के ये ऑर्गेनिल्स, यानी मैं
ऐसे न्यूक्लियस बनाओगे तो मुझे पता है कि न्यूक्लियस कैसे बनाना है। अगर मैं यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊंगी तो मुझे पता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना। और मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं इस तरीके से ग्रेना वगैरह इस तरीके से शो कर दूंगी और लैमेला से जोड़ दूंगी, है ना। ये स्ट्रक्चर मुझे पता है कैसे, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डेफिनिट होते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप जब हमने देखा तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अपनी जगह डेफिनिट है और हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर्स कभी बदलेंगे नहीं, है ना। दैट इज वाई हम इन्हें कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एक यूनिट है। सेकेंड, फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, हर एक छोटा बच्चा जानता है ना। आज के टाइम में आप इंस्टाग्राम से अगर जुड़े हुए हो तो हर कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। क्यों? क्योंकि ये पहले से निर्धारित है, ये पहले से निर्धारित है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। यानी कि हमें पता है कि इसका फंक्शन क्या है ना। हमें ऑलरेडी पता है कि इसका फंक्शन क्या है, ये निर्धारित है पहले से, दैट इज व्हाई इट इज फंक्शनल। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस कराता है ना। तो वी आर ऑलरेडी अवेयर विद दिस फैक्ट कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, है ना। तो ये फंक्शनल तो है ना, हमें पहले से पता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल समझ आया। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि आपको बहुत छोटे बच्चों की तरह मैं जो एग्जांपल्स हमेशा से खुद भी पढ़ते आई हूँ, बताते आई हूँ, वो बता रही हूँ कि जब आप एक घर बनाते हो तो उस घर में आप छोटे छोटे ब्रिक्स लेकर के आते हो, है ना, इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे ब्रिक्स जो हैं यही मिल करके क्या बनाते हैं, आपका एक प्यारा सा घर बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपको ब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ईंट जो आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है, ये ईंट क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे हमारा सेल है, ठीक है। यही छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेल जिनका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक फंक्शन है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। एंड एवरी ह्यूमन बॉडी इज ब्यूटीफुल, यू नो, ठीक है। अगर हम बात करें कि सेल कैसे बॉडी कैसे बना दे रहे हैं, तो देखो, जो सेल होता है ना, जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं और उनका काम सिमिलर ही होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल एक ही काम को कर रहे हैं, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। यानी बहुत सारे सेल जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो टिश्यू बनाएंगे। लेकिन हाँ, इस ग्रुप ऑफ सेल में मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, अब ये बहुत सारे सेल हैं, तो इस सेल्स में एक यूनिटी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? यूनिटी पाई जाएगी कि हम जो भी कार्य करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेल दूसरा काम करेगा, ये वाला सेल दूसरा और ये तीसरा दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे ग्रुप ऑफ सेल एक्ट करेंगे एज अ सिंगल यूनिट, जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं। फिर और ज्यादा ये टिश्यूज के ग्रुप को, है ना, टिश्यूज के ग्रुप को हम लोग ऑर्गन कह देते हैं। यानी बहुत सारे जब टिश्यूज के ग्रुप बनेंगे, यानी मान लीजिए कि ये हमारा एक टिश्यू है ना, ये हमने एक टिश्यू बना दिया। फिर दूसरा मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। तो ये जब टिश्यूज है ना, जब ये मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने ऑर्गन बना दिया, और ये भी सिमिलर ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है, तभी ये ऑर्गन कहलाएंगे। फिर जो ऑर्गन, मान लो कि हमारे पास ऑर्गन बन गया, है ना, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन में जैसे आप मान लो कि एक हार्ट बन गया, है ना, एक हार्ट बन गया, जैसे कार्डियक मसल होती है, स्मूथ मसल सेल्स होती है, तो ये सारे टिश्यूज ही तो है ना, सारे एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ये सब मिल गए। तो मान लो कि मैं ये नहीं कह रही कि सब मिलके हार्ट बना रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि मान लो एक हार्ट ऑर्गन बना, ठीक है, फिर एक लीवर ऑर्गन बना, है ना, कुछ इस तरीके से, फिर किडनी ऑर्गन बना। तो आप बताओ ये सारे ऑर्गन्स अगर मैं अलग अलग रखूं तो क्या ये काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, है ना, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे मान लो कि आपका इसी में मैं स्टमक लिख दे रही हूँ, ठीक है, तो ये सब ऑर्गन्स है ना, ये सब ऑर्गन्स है। अगर मैं आपसे कहूँ ऑर्गन सिस्टम,
ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और वो एक काम को करते हैं, करना एक ही काम है, ठीक है। अब कैसे, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ये नोज बनाया, ठीक है, ये भी ऑर्गन ही तो है नोज। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से ये माउथ बना दिया, ठीक, और उसके बाद मैंने यहाँ से जोड़ करके ये ईसोफेगस बना दिया, ठीक। अब ये हमारा ईसोफेगस हो गया। फिर यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से, मान लो ये स्टमक बना दिया। फिर यहाँ मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इस तरीके से मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बना दिया। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ये मैंने क्या बनाया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, है ना। ये मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। तो ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ ना, ये सिस्टम का फॉर्मेशन हमारे अंदर है ना, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है। इसी तरीके से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा, है ना। उसके अलावा बताइए बहुत सारे सिस्टम है ना, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑर्गन सिस्टम बन गए। अब जब आप पूरे सिस्टम को मिला दोगे तो क्या बनेगा बताओ, एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी बनेगी या एक ब्यूटीफुल क्रिएचर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल, है ना। तो जैसे ही आपने पूरे ऑर्गन सिस्टम को मिला दिया ना बच्चा लोग, वैसे ही हमारे पास एक इंडिविजुअल तैयार हो गया। अब ये एक इंडिविजुअल या तो प्लांट का कोई भी मेंबर हो सकता है, फ्रॉम एल्गा टू आवर एंजियोस्पर्म, या फिर हमारे अंदर जो एनिमल किंगडम है उसमें वर्टिब्रा, इनवर्टिब्रा एंड जितने छोटे छोटे हैं, प्रोटोजोआ, मोनेरा से लेकर के पूरे एनिमेलिया में, वो सब में आपको सेम ही पैटर्न दिखाई देगा। अगर एक ही सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे यूनिसेलुलर कहेंगे। यानी यूनि यानी वन, है ना, यूनि यानी वन और सेलुलर यानी सेल। तो एक सेल से अगर बना हुआ है तो यूनिसेलुलर कहेंगे। कैन यू गिव मी द एग्जांपल, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया जो है सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। अगर ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है ना, ये सारे पैटर्न फॉलो कर रहा है, देन उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में आप खुद को लिख लो, जैसे कि ह्यूमन। गेटिंग माई पॉइंट, चलो आगे बढ़े। अब देखो इसी में सेल जो है, अब क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स मैंने पहले ही आपको क्या पढ़ाया, पहले ही लाइन में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि दे हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमारे सेल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो जो हमारा सेल होता है ना, ये या तो प्रोकैरियोट हो सकता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जिनके पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। और वहीं पर जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जिन भी ऑर्गेनिज्म में, जिन भी इंडिविजुअल में यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, उसे हम यूकैरियोटिक ना लिख के हम क्या लिख देंगे कि हम उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, इनके ऑर्गेनेल की वजह से इनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि किन्हीं और इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, इनमें कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। क्या मैं बोल रही हूँ कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे और कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, अगर हम बात करें एनएम यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लेते हैं। पहले मैं एक लिस्ट बना दूं सो दैट आपके लिए इजी हो। तो मान लो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर आप कॉपी में लिखते जाओ क्योंकि ये नोट करना बहुत जरूरी है। डीएनए हुआ, है ना, फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। देन वी हैव अनअदर डिवीजन न्यूक्लियस, राइबोसोम, ठीक है, इनका न्यूक्लियस हुआ, फिर इनका राइबोसोम हुआ, है ना। और राइबोसोम्स के अलावा वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट। तो अब डिफरेंस क्या है, अभी इससे भी ज्यादा होते हैं बट मैं इतना एक बेसिक लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे बच्चा लोग देखो, ये मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। वैसे ही जब मैं एक न्यूक्लियस बनाऊंगी
और न्यूक्लियस के ऊपर भी तो एक मेम्ब्रेन होगी ना, तभी तो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी साइटोप्लाज्म से। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है तब वो हमारे यूकैरियोट्स कहलाएंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है तब वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, आप देखो मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो सब्सक्राइब और लाइक बनता है, तो लाइक करो। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो प्रेजेंट होती है। अब देखो और भी छोटे बच्चों की तरह अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी बहुत ही छोटे सूक्ष्म जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव, अभी तुरंत तुरंत जो स्टार्ट हुआ हो बनना उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। तो जब शुरू में सेल बनना स्टार्ट हुआ है तो वहां पर हमने देखा कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ यानी यूकैरियोट्स में मॉडिफिकेशंस हुए, तो यू यानी क्या होता है, यू यानी होता है ट्रू, तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस आ गया। कैरियन, ये कैरियोट वर्ड पता है किससे लिया गया है, कैरियन से लिया गया है। ठीक है, तो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो वो प्रोकैरियोट, और यहाँ पर भी कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोट। तो अच्छा ये बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारे पास न्यूक्लियस ना हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सेल जो है उसका कंट्रोल सेंटर ही न्यूक्लियस होता है ना। अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो उसे नहीं कोई डायरेक्ट कर पाएगा, गाइड कर पाएगा। सो दैट यहाँ पर ये बोला गया कि ठीक है, न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, बस न्यूक्लियस के ऊपर ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। बाद में धीरे धीरे करके जब इवॉल्व हुआ हमारा सेल तो उसमें क्या होने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी। फिर डीएनए की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में नेकेड डीएनए होते हैं, यानी ये डीएनए आपको पता है, ये डीएनए आपको दिखाई दे देंगे अपनी आंखों से। ठीक है, यहाँ पर डीएनए कैसे होते हैं, नेकेड डीएनए होते हैं। जब भी मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो याद रखना आप एक बैक्टीरिया को ही मान के चलना। ठीक है, आप एक बैक्टीरिया को मान के चलना, आपको आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर नेकेड नहीं होता है, यहाँ पर जो डीएनए होता है ना वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है। एंड कैन यू टेल मी कि जब हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बना हुआ है, यानी कि इस तरीके से हमारा डीएनए है। ठीक है, ये मान लो कि मैंने डीएनए बना दिया। ठीक, ये हमारा डीएनए है, और यहाँ बीच बीच में क्या होता है, ये बीच बीच में इनके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, समझ आ रहा है, ये प्रोटीन्स इनको बांध के रखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो हमारा डीएनए होता है वो इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ बना हुआ होता है। ये हिस्टोन और डीएनए को अगर हम मिला दें तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये न्यूक्लियोसोम कौन सी बला है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन और डीएनए ये दोनों को हम मिला देते हैं तो हम इसे नया टर्म दे देते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के साथ हमारा यहाँ पर डीएनए आपको देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज अबाउट क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीपल्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना। अपनी ही बॉडी में देख लो, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स यू हैव, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होता है बताइए। यहाँ आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर जब है ही नहीं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर हम उसे एक डेफिनिट न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जब यहाँ पर अगर मान लो कि हम एक बैक्टीरिया बना रहे हैं तो हम यहाँ बोलते हैं कि ये जो सेंटर में है, क्योंकि ये बिना किसी मेम्ब्रेन के है तो हम इसे न्यूक्लियस ना बोल के हम इसे न्यूक्लियोइड कह देंगे। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोइड पूछे तो प्रोकैरियोट्स में है, लेकिन न्यूक्लियस पूछे तो प्रोकैरियोट्स में नहीं है। तो न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए उसका एक नया नाम न्यूक्लियोइड रख दिया गया है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। यहाँ पर बेसिकली आपको पता है
कि यहाँ पर तो सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो 2 यूनिट होती है, सब यूनिट्स होती हैं, वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगी, बस आपको याद रखना है यहाँ राइबोसोम 70S का होता है और यहाँ राइबोसोम 80S का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स माने जाते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर अपनी एक मेम्ब्रेन है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमेशा याद रखना, पूछा जाता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है उनके पास अपना ही सेल मेम्ब्रेन है। आप सोचो, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, जो इनर होती है वही फोल्डेड होती है, वहीं पर क्लोरोप्लास्ट में भी एक आउटर होती है, एक इनर होती है। तो ये 2 ऑर्गेनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल माने जाते हैं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है ना, हमने इतना कुछ पढ़ लिया भाई। अब मुझे ये बताओ, चलो अभी तो हम स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें। यहाँ पर मैं आपको, कहीं जगह खाली है क्या? हाँ ये वाली है तो अच्छा, देखो मेरे पास अब जगह ही नहीं बची, ज्ञान इतना बचा है, जगह ही नहीं बची, बताइए हम क्या करें। अब मैं इसको इरेज करूंगी तो ये इरेज नहीं होगा, मुझे पता है कि ये किसी कीमत पे इरेज नहीं होने वाला है। पता नहीं इसको मेरे से क्या दुश्मनी है। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि प्लीज आप मुझे बताएं, है ना, तो मैं क्या बोलूं। चलो गुड, इरेज नहीं हुआ बट एक पेज तो मिल गया, है ना। चलो इस पे हम समझाते हैं। देखो हमने इतना कुछ सेल के बारे में पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ पढ़ा ना सेल के बारे में, तो भाई इस सेल को डिस्कवर किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई। पूरा इंडिविजुअल तैयार हो जा रहा है इससे, डिस्कवरी किसने की। तो देखो सेल जो है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है, किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। अब अगर हम सेल की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वी आर स्टडी अबाउट द सेल, पूरा चीज सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो ये बताओ सेल बायोलॉजी के फादर कौन हुए, बताइए। सेल की जिसने डिस्कवरी की है उसे ही तो हम सेल बायोलॉजी के फादर कहेंगे। तो यहाँ इनके फादर अगेन रॉबर्ट हुक है। काफी बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कब इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो याद रखिएगा डिस्कवरी इसकी 1665 में हुई थी, ठीक है। जब रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एफ लिख दे रही हूँ, सो समझ जाना कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। जब रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी तो ये नहीं बताया था ना कि सेल जो है ये जीवित है या मृत है। तो इसकी जो एक लिविंग सेल होती है ना, जो लिविंग सेल होती है, इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो ये किसने की है बताइए, ये की है एंटोनी वैन लिवेनहॉक ने, एंटोनी वैन लिवेनहॉक ने। स्पेलिंग पे मत जाना, इन लोग के काफी सारे बड़े बड़े नेम रहते हैं, इतना दिमाग में नहीं रखा जाएगा कि स्पेलिंग भी याद रहे। तो लिविंग सेल की एंटोनी वैन लिवेनहॉक ने की है। कैसे कर ली बताइए, कैसे बता दिया कि भाई ये तो लिविंग सेल है, इसके पास तो अपना पूरा मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी है। ये इसलिए बताया क्योंकि माइक्रोस्कोप की भी खोज जो है ना, जो माइक्रोस्कोपी आप बोलते हो, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी, यानी माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने बनाया था, इन्हीं लिवेनहॉक ने ही बनाया था। इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी हम किसे कहते हैं, हम लिवेनहॉक को ही कहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल, इसीलिए सेल बायोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल यानी चलता फिरता सेल ये एंटोनियो वैन लिवेनहॉक ने। एंड देखो इसको याद कैसे करना है, एल एन एल, लिवेनहॉक याद करना है, तो लिविंग सेल को लिवेनहॉक ने, ठीक है। क्यों, कैसे कर लिया, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया एंड उसकी वजह से इन्हें ये चीज पता चला, जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो बोला कह रहे इस सेल के पास तो अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी है, ये तो लिविंग है। तो उन्हें पता चला कि लिविंग सेल क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब लिवेनहॉक को ही हम लोग इन्हें फादर ऑफ
प्रोटोजूलॉजी भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी कौन है, तो वो भी कौन होगा, वो भी हमारे पास ये लिविनहॉक ही होंगे। तो प्रोटोजूलॉजी भी हमने देखा कि लिविनहॉक ने दिया हुआ है। नाउ अब ये सारी चीजें सेल की, ये मुझे इतनी चीजें आपको बतानी थी। लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस. I want to take another page. Okay? चलो, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ पेज का। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको पता चल गए ना, लगता है मुझे नया पेज ही लेना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक टर्म जिसका नाम है ओमनीसेलुलर सेलुला। ठीक है, अभी ये मत बोलना दीदी ये कौन सा यूट्यूब पे मैंने लैंग्वेज लगा दी है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखो, ये एक्चुअली में ये ऐसा टर्म है जो काफी ज्यादा आपके पेपर्स में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्या है? ओमनिस सेलुलाय। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, ये टाइम पास नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे जो है ना, ये एमसीक्यूज में आते हैं। आप टीजीटी दो, पीजीटी दो, आप एमएससी के एंट्रेंस दो, आप बीएससी के अभी पेपर दो सेमेस्टर के, ये सब पूछे जाते हैं, तो इसीलिए लिख लो ओमनी सेलुलाय सेलुला। ये किसने बोला था बताइए? तो ये बोला था वर्च्यू ने। वर्च्यू ने ये बताया कि जो हमारा सेल है ना, जो ये सेल है, ये एक्चुअली में बनता है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी आपको तो पता है कि सेल में डिवीजन होता है और उससे दो नए सेल बन जाते हैं जिन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। फिर इनमें डिवीजन होगा, दो और डॉटर सेल। तो ये बताइए, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये वाला सेल किससे बना है बताओ? ये वाला सेल किससे बना है? आप कहोगे दीदी इससे बना है ना? फिर मैं पूछू ये वाला सेल किससे बना है? आप कहोगे दीदी इससे बना है। तो यानी वर्च्यू ने बताया कि जितने भी सेल होते हैं उनमें डिवीजन होता है और एक सेल जो है उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हमारा सेल बना होता है। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं वर्च्यू से पहले भी सेल थ्योरी दी गई थी। क्या दी गई थी? यहाँ पर सेल थ्योरी दी गई थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स सेल के बारे में लिखे हुए थे, यू ऑल आर अवेयर, है ना? तो सेल थ्योरी किसने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल थ्योरी दी थी स्क्लेडन एंड स्वान ने। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्क्लेडन एंड स्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी जो है ये किसने बताया था? तो किसने बताया था बताओ? ये सेल की जो थ्योरी है वो स्क्लेडन एंड स्वान ने बताया था। जो सबसे पहले ह्यूमन सेल का कल्चर किया गया था, यानी फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जॉर्ज ग्रे के द्वारा किया गया था। एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज ग्रे के द्वारा फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल किया गया था। और जो सेल निकला था वो कहां से? मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल, है ना? मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल। और जिसमें से ये सेल निकाला गया था, निकाला किसने था? कल्चर किसने किया था? जॉर्ज ग्रे ने। किससे ये लिया था? मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल जो है ये किससे लिया था? हेला से। मतलब इसका नाम क्या रखा गया? हेला, इन ऑनर जिस लेडी में से इस सेल को निकाल के कल्चर किया गया था वो डोनर के ऊपर नेम हेला रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस हेला, तो हेला हमारा फर्स्ट ह्यूमन कल्चर्ड सेल है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल है। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रे के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है एंड आई होप कि आप नोट डाउन करते चल रहे हो। नाउ इतना कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, देख रहे हो इतनी सारी, ये अभी पता है आपके फर्स्ट यूनिट का आधा है। ठीक है, 104 पेज में अभी मैंने 10 पेज तो खुद ही से जोड़ दिए, तो ये काफी बड़ा यूनिट है।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्लाइड से, जो मैंने आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में तैयार की है। ठीक है, चलो। प्लांट सेल में एक एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है ऐसा? तो ये है सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल। क्या बोला मैंने कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, ए फॉर एनिमल, पी फॉर प्लांट। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है कि ये जो इनके सेल की मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, लेकिन हमारे प्लांट सेल के ऊपर एक अनदर मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो कि अगेन सर्कुलर होती है, बट मैं थोड़ी डिजाइनिंग कर रही हूँ। ये जो है इसे कहा जाता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सेल वॉल पाई जाती है। क्यों? मैंने जब फ्लेवर्स डिस्कस किया था तो आपको बताया था, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ, तो मैंने जब फ्लेवर्स डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा धूप, बरसात ये सब नहीं झेलना होता, ये घर में भाग जाते हैं। लेकिन हमारे प्लांट्स के ऊपर अगर बहुत ज्यादा बारिश आए, स्नो गिरे या हवा चले या मतलब पूरा एकदम स्ट्रेस आ जाए इन्वायरमेंटल, तो क्या वो अपनी जगह से भाग सकते कि नहीं 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 मैं भाग के जा रहा हूँ? हम तो भाग सकते हैं ना, वो नहीं भाग सकते हैं। तो वो उन्हें एक ही जगह खड़ा रहना होता है। अब मेरे ऊपर अगर स्नो गिरेगा तो मैं तो कहूंगी ठीक है भाई मैं घर में जा रही हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं मान लो एक प्लांट हूँ, तो अगर मेरे ऊपर स्नो या फिर बरसात या फिर एनी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा, मुझे तो ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, सावधान खड़ा होना पड़ेगा ना। तो मुझे एक एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक रेनकोट वगैरह कुछ तो चाहिए जिससे मैं बची रहूं। तो वैसे ही सेल, जो प्लांट के सेल होते हैं, भगवान ने उन्हें क्या दिया हुआ है, सेल वॉल दिया हुआ है। अच्छा, आई नो, आई बिलीव इन साइंस, बट मेरी बहुत एक अजीब सी आदत है कि मैं हर चीज गॉड से जोड़ देती हूँ। तो इसीलिए उस चीज को थोड़ा, आप उस लाइन को हमेशा इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जोड़ती हूँ। ठीक है, तो भगवान ने इन्हें क्या दिया, एक सेल बॉल दे दी है कि तुम भाई ऐसे ठीक से रहोगे, तुम्हें हर चीज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सहना होता है, तुम एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ले लो। इन्हें क्या है, ये तो घर में भाग जाएंगे है ना, इन्हें इन्हें नहीं देंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है हमारे प्लांट सेल में, लेकिन वो एनिमल में एब्सेंट होती है। फिर इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और साथ में प्लास्टिड होता है। अब ये बताओ, एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, बनाते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ किचन में जाकर के जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं उसे मॉडिफाई करते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। लेकिन क्या वो आलू बैगन वो खुद बना रहे हैं? क्या वो बर्थ कर रहे हैं? नहीं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो प्लांट के पास से आ रहे हैं। तो ये भगवान को ये तो पता था ये एनिमल्स हैं, ये तो कुछ भी खा लेंगे, इन्हें जो मिलेगा वही खा लेंगे। लेकिन हमारे प्लांट्स का क्या? उनको खुद का खाना बनाना पड़ेगा। तो उन्हें खुद का खाना बनाना है एक जगह पर खड़े होकर के, तो इसीलिए उन्हें क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड दिया गया, जिसके हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस के बाद वो अपना खाना स्वयं एक ही जगह पर खड़ा रह करके बना लेते हैं। ठीक है, फिर बेचारे एनिमल्स देखो, एनिमल्स को देख लो, ये सारे बेचारे बना रहे हैं और ये इन्हीं का तोड़ के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी काट रहे हैं, है ना। ये एनिमल्स फिर भी काट रहे हैं। अभी अरावली वाला केस आपने सुना था, हालांकि अभी तो बहुत अच्छी न्यूज है कि वो नहीं कुछ हो रहा है, बट हाउ चीप अ मैन कैन बी, हाउ चीप अ वुमेन कैन बी। एक ऐसे बोल सकते हैं, मैन वुमेन क्या कहें, वुमेन हम कह सकते हैं, कि जो भी इस चीज के अगेंस्ट है कि हम प्लांट काटें या फिर हम प्लांट्स को हार्म करें, मुझे उन इंसानों से सख्त नफरत है, क्योंकि ये बहुत कुछ करते हैं यार। अगर आपको एक साइकिल पता हो कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं यही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम जीवित हैं। ठीक है, और एनिमल CO2 बाहर वेस्टेज निकालते हैं, तो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये साइकिल में भले दोनों का अपना रोल है, बट मेरे लिए प्लांट जो है वो हमेशा से हीरो है। ठीक है, अब सेंट्रल वैक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल्स जो है वो हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वैक्यूल में फूड स्टोर होता है। अब एनिमल्स जो होते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट कि उन्हें एक जगह पर खड़ा नहीं होना पड़ता है, वो बार बार खाना बना के खा लेंगे। लेकिन प्लांट्स को सोचना पड़ता है कि अरे यार, जब लाइट मिलेगी, जब पानी मिलेगा, तभी मैं खाना बनाऊंगा। अगर मान लो मुझे नहीं मिला लाइट और पानी, तो मैं क्या करूंगा? बोलो, मैं क्या करूंगा? तो मुझे खाना जो अभी बनाया उसको थोड़ा बहुत स्टोर करना पड़ेगा। तो उसे स्टोर करने के लिए भगवान ने इन्हें वैक्यूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वैक्यूल दिया हुआ है, जिसमें इनका खाना स्टोर हो जाता है। तो ये तीन चीजें हमारे प्लांट सेल में आपको देखना है कि ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग।
ठीक है, क्वालिटी तो सही आ रही, अच्छा क्वालिटी नहीं सही आ रही थी, कोई बात नहीं, आई होप अभी क्वालिटी सही आ रही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिकली देखें तो एक सेल की सबसे पहली लेयर सेल वॉल है, और हम बॉटनी में हैं तो हमें तो पढ़ना ही है। ठीक है, हम बॉटनी में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना। सेल वॉल प्रेजेंट होती है सभी के सभी प्लांट सेल में, ठीक है, यानी सभी पौधे जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उन सभी में हम देखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया। बना किससे होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो सेलुलोज से हमारा सेल वॉल बना होता है। अगर हम फंगस की बात करें यानी फंजाई की बात करें तो उसमें काइटिनिशियस हमारा जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, इसीलिए हम उसे काइटिनिशियस कहते हैं। फ्रीली परमिएबल पोरस होते हैं, यानी कि ये परमिएबल होंगे और पोरस होंगे, मतलब इसमें से चीजें आ भी सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं। ठीक है, डज नॉट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गति को ये नियंत्रित नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर ये प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी, यानी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक रिजिडिटी बनाते हैं, ये कठोरता प्रदान करते हैं जिससे हमारे सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से रहता है। फिर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा बहुत जरूरी है ना, बेचारे वो तो खड़े रह रहे हैं एक जगह पे, तो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी ये हमारा सेल वॉल करता है। फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ना, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है कि अब मैकेनिकल सपोर्ट में आपसे कैसे बताऊं, जैसे मान लो कोई हर्बीवोर आया तो वो अपने अंदर ना कुछ टॉक्सिन्स वगैरह वो क्या करने लगेंगे, रिलीज करने लगेंगे। और सेल वॉल जो है, अगर मैं उन्हें ऐसे, कई लोग को आप देखते हो ना कि वो लोग अपने पैर से जा करके मारने लगते हैं, अगर खड़े हों कॉल पे बात कर रहे हों और पेड़ को पीटे जा रहे हैं, तो भगवान को पता था कि ये एनिमल वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना, हम लोग भी एनिमल ही है, तो इसीलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड करता है। अब कोई जाकर के ऐसे मारे, है ना, एक पेड़ पे, उसका पैर खुद ही टूटेगा, ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम सेल को देखें तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। देखो ये एक सेल है, ठीक है, और इनमें सेल वॉल अगर हम बात करें तो सेल वॉल में दो तरीके की आपको लेयर दिखाई देगी, एक प्राइमरी सेल वॉल होगी, ठीक है, और एक हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होगी। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसमें आपको एक प्राइमरी सेल वॉल दिखाई देगी, यानी दो यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के, एक क्या है, सेकेंडरी है। अच्छा, प्राइमरी की अगर हम बात करें, एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये सेल है, सेल के ऊपर इतनी मोटी सेल वॉल है, काफी मोटी होती है तभी तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो देखो ये जितना पार्ट है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट जिसे मैं कलर कर रही हूँ, ये सारा पार्ट क्या है, ये हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो, देखो ये व्हाइट वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सेल, ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल वॉल। यहां बना के बता दूं, देखो ये मैंने एक सेल बनाया, ठीक, अब सेल के ऊपर मुझे सबसे पहले सेकेंडरी मतलब सेकेंड लेयर बनानी होगी, तो ये मैं इस तरीके से बना दे रही हूं सेकेंडरी, ये सेल हो गया, ठीक, सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम एक ये प्राइमरी सेल वॉल बना देंगे। तो बेसिकली ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये एकदम इंटरनली ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके ऊपर ये जो दोनों हैं ये क्या है, सेल वॉल है, जो रेड वाला है, ठीक है, जो रेड वाला है वो प्राइमरी सेल वॉल है, और जो सेकेंड वाला है ये ग्रीन वाला वो सेकेंडरी सेल वॉल है। तो दोनों सेल वॉल को जब आप मिलाओगे तब जाकर के आपका एक सेल वॉल बनेगा, है ना। तो ये बात किसी को पता थी क्या, नहीं पता होगी। अब देखो प्राइमरी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक देखो कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसका क्या एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक है।
तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, यानी सेलुलोज से निर्मित होता है हमारा प्राथमिक कोशिका भित्ति। सेकेंड, मिडिल लैमिला इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, पैक्टिन के ये मिडिल लैमिला बने होते हैं। फॉर्म्स फर्स्ट, पहले पैक्टिन की एक मध्य परत बनती है ना, जैसे देखो ये मिडिल लैमिला दिख रहा है, ये बीच का दिख रहा है क्या, वेट, ये दिख रहा है, ये सब मिडिल लैमिला है। तो पहले ये मिडिल लैमिला बनेगा, उसके बाद हमारा प्राइमरी सेल वॉल बनेगा, फिर हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो पहले मिडिल लैमिला यहाँ पर बनता है, फिर प्राइमरी वॉल फॉर्म बिटवीन मिडिल लैमिला एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सेल इनलार्ज होता रहता है, बड़ा होता रहता है बाय एडिंग मोर सेलुलोज, यानी सेलुलोज के जुड़ने से जो कोशिका भित्ति होती है वो बड़ी होती रहती है, वो कोशिका जो है वो बड़ी होती रहती है। फिर फ्लेक्सिबल एंड थिन, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये काफी लचीले और पतली होती है। और सेकेंडरी वॉल जो है, जब हमारा सेल एक आप कह सकते हो कि एक डेफिनेट साइज तक पहुंच जाता है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट करती है, जिसमें जो सेल वॉल होगी सेकेंडरी सेल वॉल वो वुडी टिश्यू की बनी होगी, है ना, वो वुडी टिश्यूज यानी जाइलम की बनी होगी, लिग्निफाइड होगी, लिग्निन इसमें प्रेजेंट होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वाटर प्रूफ होगी। जब आप कभी पेड़ पे पानी फेंकते हो तो क्या वो एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं, वो बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पर सेकेंडरी सेल वॉल आ चुका है और वो लिग्निन से बना होता है और काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सेल बिकम्स डेड आफ्टर फॉर्मेशन, यहाँ पर ये जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो बेसिकली सेल जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। नो फर्दर ग्रोथ, अब सेकेंडरी सेल वॉल बनने के बाद कोई ग्रोथ नहीं होगी, यानी जब हम प्राइमरी की बात करें तो ग्रोथ होती चली जाती है जब तक कि एक डेफिनिट साइज हमें ना मिले। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल बनने के बाद नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ अब सेल वॉल मतलब पूरे एक सेल में नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया। और देखो साथ में ना स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं हट जा रही हूँ, नहीं तो बाद में मेरे से कंप्लेन करोगे दीदी मुझे नोट्स नहीं दिया, नोट्स ही तो दे रहे हैं। उसके बाद अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सेल वॉल के बारे में इतना ही आपको पढ़ना था, ज्यादा नहीं पढ़ना था। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन काफी थिन, लिविंग, डेलिकेट बाउंड्री होती है सभी एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सबसे ऊपर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सभी जंतु कोशिकाओं की ये पतली, जीवित और नाजुक सीमा होती है, यानी मेम्ब्रेन होती है। हमारे प्लांट सेल में ये सेल वॉल के जस्ट इनसाइड यानी नीचे पाई जाती है और ये इनक्लोज करती है साइटोप्लाज्म को, यानी ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एनिमल का मैं बना रही हूँ, दैट इज व्हाई मैं सेल वॉल नहीं बना रही हूँ। और उसके अंदर ये जो पूरा आप ऐसे अंदर देखोगे ये होता है साइटोप्लाज्म। तो वही ये चीज लिखी हुई है कि साइटोप्लाज्म को घेरने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया। देन ये जगह मैंने यही स्ट्रक्चर बनाने के लिए रखा था ताकि मैं बना पाऊं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर आपको यहीं बना के बता दिया। ठीक है, आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, वो मत भूलना, मैं अपना काम कर रही हूँ तो। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल वॉल में कुछ नहीं था, आपको पता है कि मिडिल लैमिना, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, यही स्ट्रक्चर था। अब हम अगर अपने इनकी बात करें, है ना, एक मिनट, ओके, सो आई थॉट मेरा कैमरा बंद हो गया है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रा सेलुलर स्पेस। समझिए, अगर हम एक ये सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक बाहर का एरिया होगा जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे, यानी कि ये हम सेल के बाहर की बात कर रहे हैं। हम ये बाउंड्री कैसे बना रहे हैं, ये बाउंड्री हमने बना रखी है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया,
उसके बाहर ये जितना इन्वायरमेंट है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसके अंदर जितना एरिया है ये क्या है, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर लिख दिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर होगा, यहाँ पे इंटर लिख दिया मैंने, ये सही कर लेना, ये इंट्रासेलुलर होगा। तो इसमें इंट्रासेलुलर में बेसिकली आप क्या देखोगे, पूरी तरीके से ये साइटोप्लाज्म देखोगे। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो लेयर मैंने बनाई है ये इतनी, जिसको मैं और थोड़ा सा थिक कर देती हूँ, देखो ये जो लेयर है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। तो ये कैसे बनी हुई है मैं इसको बताने जा रही हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली अगर मैं मान लो इतना पोर्शन यहाँ से निकाल रही हूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। अब ये देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर और ये सेल के अंदर का इंट्रासेलुलर, जहां पर इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर होगा साइटोप्लाज्म, ठीक, यहाँ साइटोप्लाज्म है। अब देखो यहाँ ये जो लेयर होती है ये बाई लेयर होती है, यानी फॉस्फोलिपिड लेयर हम इसे कहते हैं, जिसमें एक इनकी हाइड्रोफिलिक यहाँ पर हेड होता है, ये जो इसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब, फिलिक यानी हमेशा ही होता है लव, ठीक है, इसका मतलब होता है लव, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जो वाटर लविंग पार्ट है, जो वाटर लविंग पोर्शन है वो बाहर की तरफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूव किया होगा, लेकिन इसके साथ यहीं पर आप एक टेल देख रहे हो कि हाइड्रोफोबिक हेड के साथ ये इस तरीके से टेल लगी हुई है। तो इस टेल को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेल को हम लोग हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है डर, है ना, डरा हुआ। तो ये जो टेल है ये क्या है, फोबिक मतलब एनिमी होता है, डरा, फियर होता है। तो ये जो टेल होती है ये पानी से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए ये अंदर की तरफ छिपा रहता है कि मुझे नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो हेड है ये हमेशा से सोचता है मैंने सेम ही कपड़ा पहना है क्या, ऐसा लग रहा है, देखो ये मेरा ये हेड है, ठीक है, ये हेड, तो वैसे ही इसका ये हेड है। अगर बारिश आएगी तो मेरा हेड तो बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा, लेकिन मेरा लोअर जो ये टेल पूरा मेरा बना हुआ है ये टेल कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं भीगना, नहीं मुझे नहीं भीगना, तो ये नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पर क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। चलो ऊपर से तो ये बच गया, यहाँ से तो ये बच गया, लेकिन नीचे से क्या, क्योंकि नीचे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी तो फ्लूइडिटी लिक्विड है, यहाँ पर भी उससे भी इसे बचना होता है। तो अगेन यहाँ पर फिर से नीचे से भी हेड बन जाता है, ठीक है, हेड की लेयर आती है, और फिर ये हाइड्रोफिलिक जो है, सॉरी हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अंदर की तरफ भाग जाता है। इसे बस ये चाहिए कि कहीं से भी पानी ना आने पाए। तो टेल हमेशा ही फोबिक होता है, ठीक है, टेल हमेशा ही वाटर से डर रहा होता है, इसीलिए इसे हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक कौन होता है, हेड होता है। अब ये एक लेयर हो गई, ये दो लेयर हो गई, बाई लिपिड हो गई ना, मतलब बाई लेयर हुई ना। तो ये जो लेयर कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, ये बाई लेयर है ना, दो लेयर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो दो लेयर है ये एक्चुअली में है किसकी, तो ये दो लेयर है हमारे फॉस्फोलिपिड की, किसकी लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की, ये लेयर आपको देखने को मिल रही है, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये थिकनेस यहाँ पर बना रखी है ना, मैंने क्या किया था, मैंने ये ऐसे थिक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के दिखाया सो दैट आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाओ। अब देखो मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ठीक है, दोनों तरफ फ्लूइडिटी प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ऐसे हेड बन जाएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ कहेंगे मैं तुम्हें बचा लूंगा टेल, तुम चिंता मत करो, है ना, हेड कहेगा मैं तुम्हें बचा लूंगा, फिर यहाँ से ऐसे टेल जो है वो बच जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर के हिसाब से ये बच जाएगा कि बाहर से अगर मान लो कि कोई वाटर ड्रॉपलेट इस तरीके से प्रेजेंट हो बाहर,
तो ये हेड कहेगा ऐसे नहीं मैं तुम्हें टेल को छूने दूंगा, मैं हूं ना, तो ये हेड इसको बचा लेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर भी ये टेल डरा हुआ है, ये जो टेल भाई साहब है ना ये काफी नखरे कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये टेल भाई साहब हैं, इनके बहुत नखरे हैं, ठीक। अब ये कह रहे नहीं अगर मुझे साइटोप्लाज्म के साइड से भी तो कुछ फ्लूइडिटी वाटर मिल जाए तब तो मैं मर जाऊंगा, है ना, मुझे तो बहुत दिक्कत है। तो फिर यहाँ पर ये हेड अगेन जो हेड होता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम अंदर से भी लेयर बना देते हैं, हम अंदर से भी लेयर बना देते हैं और तुम्हें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टेल फिर से अंदर के साइड आ जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बाइलिपिड लेयर में, ये आपको बाई लेयर यानी कि फॉस्फोलिपिड लेयर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये बने किससे होते हैं? फॉस्फेट और लिपिड की ये लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको समझ में आया। तो अगर ये जो इतनी चीज थी यही मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से करके दिखाई है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये टर्म किसने दिया हुआ है, आप मुझे बता सकते हो कि या हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। तो नाम एक लिख लीजिएगा, नेगेली एंड क्रैमर। ये जो नेम मैं बता रही हूँ ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखना है, नेगेली, नेगेली या क्रैमर, मतलब या नहीं, नेगेली एंड क्रैमर, ठीक है। तो नेगेली एंड क्रैमर ने हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया था, डिस्कवर किया था, आप बोल सकते हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर होता है, आउटर डार्क लेयर होती है, मिडिल लाइट लेयर होती है और उसके बाद इनर डार्क लेयर होती है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या ये आउटर और इनर डार्क क्यों है? क्योंकि दोनों साइड पे हेड पाया जा रहा है, बीच में टेल पाया जा रहा है जो कि पानी से बिल्कुल डरा हुआ है, तो वो लाइटर लेयर कहला रही है और बाहर और अंदर की डार्कर लेयर कहला रही है। ये बने होते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन से। तो जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन से। सॉरी क्या था, लिपिड और प्रोटीन, हाँ। तो लिपिड बाई लेयर होता है, ठीक है, और इसे ही हम लोग फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। फिर बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। लेकिन पहले समझो कि परमिएबिलिटी यानी कि परागीयता। अब हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है ना, कहाँ गया, देखो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये क्या है, ये परमिएबल है, यानी कि इसमें से कोई भी चीज अंदर आ सकती है, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज अंदर आ सकती है और बाहर आ सकती है। क्या ये मैं सही कह रही हूँ कि कोई भी चीज अंदर आ सकती है बाहर जा सकती है? नहीं, इसमें कुछ सेलेक्टिव चीज ही अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं, कुछ सेलेक्टिव चीज। इसीलिए क्योंकि ये सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर अलाउ करती है कि ठीक है भाई तुम आ जाओ, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। ये कहता है कि मैं कुछ ही सर्टेन चीजों को ही, सर्टेन सब्सटेंस को ही हम अलाउ करेंगे कि तुम अंदर आ सकते हो या तुम बाहर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मेंटेनेंस, होम्योस्टेटिस बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए ये इन एंड आउट काफी ज्यादा जरूरी है। अगर होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं रहेगा तो जितने सेल ऑर्गेन्स हैं उनके फंक्शन में रुकावट आएगी। तो होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंस का सेल के अंदर से बाहर जाना या कुछ सब्सटेंस का बाहर से अंदर आना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सिर्फ परमिएबल नहीं कहते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी चलाएगा, ठीक है, कुछ सेलेक्टिव चीजें आनी चाहिए, ठीक। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब कुछ सेलेक्टिव चीजें आ रही हैं तो वो कैसे आ रही हैं? तो ट्रांसपोर्ट यानी उनमें परिवहन कैसे हो रहा है, तो उसके तरीके होते हैं, या तो ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चीजें मूव कर जा रही हैं और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
डिफ्यूजन यानी कि सेल की सरफेस से वो डिफ्यूज होकर के अंदर चला जा रहा है, हायर टू लोअर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पर कुछ एनर्जी लग रही है, कुछ ना कुछ एटीपी खर्च हो रहे हैं। देखो जैसे हमारे लिए एनर्जी है, वैसे ही एक इंडिविजुअल सेल के लिए एटीपी नाम याद रख लो। तो एनर्जी चाहिए तब जाकर के तुम अंदर आओगे, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है? वाटर का, ऑक्सीजन का, CO2 का और ग्लूकोज का। अब आप देखो तो वाटर एक लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एंड ग्लूकोज भी आप मान के चलो सॉलिड है, बट इस चलो सॉलिड ही मान लो, है ना। तो तीनों चीजों के लिए क्या क्या आप मुझे बताओ, लिक्विड के लिए कौन सी चीज इसमें से अच्छी रहेगी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट? आप कहोगे दीदी ऑस्मोसिस बढ़िया रहेगा, बाहर हायर कंसेंट्रेशन वाटर का है सेल के, उसको अंदर जाना है, ऑस्मोसिस के द्वारा वो चला जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस में हमेशा ये हमने पढ़ा है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो सेम ही चीज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, वो सेलेक्टिव ही तो है, वो एक सेमी परमिएबल का काम ही तो कर रही है। हायर एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया और लोअर जो है वो इंट्रा सेलुलर हो गया, या उल्टा हो सकता है कि हायर जो है वो अंदर की तरफ हो और लोअर जो है वो बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो वाटर में ऑस्मोसिस देख सकते हो, गैसियस में डिफ्यूजन ही आप देखते हो, आपके घर में डिफ्यूजन होता फिरता है, मम्मी किचन में खाना बना रही होती है, सुगंध आप तक पहुंच जाती है, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, तो गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। अब ग्लूकोज को अंदर जाना है, तो ग्लूकोज तो सॉलिड है भाई, वो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, है ना, ये ग्लूकोज है, ठीक, और ग्लूकोज को जाना है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस ग्लूकोज को जाना है। ये कौन है? ये हमारे ग्लूकोज भाई साहब है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा डील करेगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके, ओह माय गॉड, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। तो वो कहता है ना भाई ऐसा सुनो ना, मुझे बैठा लो, मुझे ना ये नाव की तरह कुछ काम करेंगे, मुझे तुम बैठा लो और इस साइटोप्लाज्म में छोड़ दो। ठीक है, तो ये कहेगा ऐसे कैसे बैठा लो भाई, ऐसे कैसे तुम्हें अपनी नाव में बैठा ले, पहले कुछ दो तभी तो ये कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें एनर्जी, जो कि इन लोगों की भाषा में एटीपी, एटीपी का बहुत मोल है, एटीपी बहुत मूल्य है यहाँ पर। तो ये कहेगा ठीक है मैं तुम्हें एटीपी दे देता हूँ और तुम मुझे अंदर पहुंचा दो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहां हमें एनर्जी लगती है अंदर जाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए या साइटोप्लाज्म से बाहर आने के लिए। तो ये मूवमेंट भी ना 3 तरीके के होते हैं, एक होता है सिम्पोर्टर, एक होता है एंटीपोर्टर और एक होता है सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर और एपो करके होता है। वो इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। तो उतना कुछ आपको नहीं पढ़ना है, इतना आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिखवा रही हूँ, तो वो आप लिख लो, ठीक है। सबसे पहले, आई होप दिखाई दे रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्कवर्ड बाय, बताइए किसने डिस्कवर्ड किया था? अभी मैंने नेम बताया था, आई होप आपको नेम याद होगा, बताइए। तो डिस्कवर्ड किसने किया था बताओ? नेगेली एंड क्रैमर ने, ठीक है। फिर इनका स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसने दिया था? ई ओवर्टन ने। फिर एक इनका सैंडविच मॉडल है, जो कि इनका बाइलेयर मॉडल है, बाइलेयर सैंडविच मॉडल जो है, ठीक है, बाइलेयर सैंडविच मॉडल, या फिर आप इसको बोल सकते हो लिपोप्रोटीन बाइलेयर मॉडल, ठीक है। इसी में आप बाइलेयर में ऐसे लिख लो ना,
यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे लिख लो लिपोप्रोटीन बाइलेयर सैंडविच मॉडल किसने दिया था? ये दिया था डैनियल एंड डेवसन ने। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना? ओके, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ये आपने स्क्रीनशॉट, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ, अगर मैं मार पड़ेगी अगर किसी ने इसको ना नहीं आप लोगों ने इसको कॉपी में लिखा तो, क्योंकि मैं एवं ही नहीं ये सब लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में आज पढ़ करके खत्म किया। ठीक है, राइबोसोम क्या है? इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये डेंस राउंडेड ग्रैनुलर आरएनपी पार्टिकल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट होते हैं, काफी छोटे हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इलेक्ट्रॉन में जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे तब जाके आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे बहुत इनलार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा, बट एक्चुअली में राइबोसोम काफी छोटे छोटे होते हैं सेल में। अगर इस तरीके से सेल है ना, तो ऐसे करके छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं या फिर अटैच्ड हो सकते हैं हमारे RER से, यानी कि यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो या तो ये ऐसे भी पाए जा सकते हैं, या न्यूक्लियस से जो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, तो इंडोप्लाज्मिक में दो होते हैं ना, एक SER एक RER, तो RER पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये अटैच्ड भी पाए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं राइबोसोम क्या हमेशा फ्रीली पाए जाते हैं? नहीं, वो अटैच्ड भी पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनका काम क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य स्थान राइबोसोम का ही है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, ठीक है, और एक इनके पास स्मॉलर यानी कि छोटी सी सब यूनिट होती है। दो सब यूनिट से मिलकर के ये बने होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। ठीक है ना? तो देखो, ये जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होती है, इनके बीच में जो हमारा mRNA है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, mRNA पता है ना, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, है ना? RNA में कितने टाइप के RNA होते हैं? mRNA, ठीक, फिर rRNA, और कौन सा होता है? tRNA। सबसे छोटा RNA कौन सा होता है और सबसे स्टेबल RNA कौन सा होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो। ठीक है, तो ये जो mRNA है ये यहाँ से मूव करता है, ठीक है, और यहाँ पर ये tRNA बैठा हुआ होता है। जैसे ही ये mRNA tRNA के पास पहुंचते हैं तो आपको पता है यहाँ पर जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, है ना, यहाँ पर कोडिंग होना स्टार्ट हो रही होती है। किसकी कोडिंग? कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। एंड आपको पता है कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। वो चेन में काफी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और यही अमाइनो एसिड्स आगे चल करके क्या बनाते हैं? यही अमाइनो एसिड्स आगे चल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन प्रोटीन बनवा रहा है? हमारा राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ आवर राइबोसोम। ठीक है ना? उसके बाद देखो इनकी सेडिमेंटेशन टाइप देखो, जो अब मैंने बोला ना, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। तो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का नेम बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिखो तो। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड राइबोसोम? किसी का याद है? बताइए, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम? तो जो हमारा राइबोसोम है उसको डिस्कवर्ड किया है पैलाडे ने। ठीक है, और जो राइबोसोम है मैंने लिखवाया था ना कि प्रोकैरियोट्स में ये 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में ये 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोट्स में ये
ATS टाइप के होते हैं। और बताओ कुछ बचा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना आरएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए कितने टाइप का होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया का 55S का होता है। और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अपना राइबोसोम, ये सब कुछ है। सॉरी हाँ, क्लोरोप्लास्ट का 70S होता है, 55 नहीं, बात करने के चक्कर में 55 लिख दिया मैंने। तो ये इनका 70S इनका होता है। अब प्रोकैरियोट्स में 30 प्लस 50S, मतलब एक सब यूनिट 30S की बनी होगी तो एक सब यूनिट 50S की बनी होगी। तो जिस तरह प्रोकैरियोट्स में 70S है, बैक्टीरिया में भी 70S है, तो ये भी 30S और 50S इसमें भी बना हुआ है। अच्छा, 80S जो हमारा यूकैरियोट्स है उसमें एक सब यूनिट 40S की होगी और एक सब यूनिट 60S की होगी। काउंट मत करने लग जाना, क्योंकि जब आप 50 और 30 को काउंट करोगे तो 80 आएगा, लेकिन 70 इसका यूनिट, मतलब 70 ये एस राइबोसोम यहाँ पर है। फिर यहाँ पर 80S है लेकिन काउंट करोगे तो 100 आएगा। तो काउंटिंग वाली चीज बिल्कुल मत करना, एज इट इज इसको याद कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया में 55S है ना, तो एक है 30S और एक है 40S। 30S और एक है यहाँ पर 40S। वहीं क्लोरोप्लास्ट की बात करें, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, तो एक है इनकी 33S और एक है इनमें 50S। ठीक है, ये सब आपको याद करना है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ के लिए। राइबोसोम बना किससे होता है बताइए? तो राइबोसोम rRNA और प्रोटीन से बना होता है, काफी बार पूछा जाता है। तो rRNA प्लस प्रोटीन जो है ये राइबोसोम को बनाते हैं। इनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब ये जो फैक्ट्रीज होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही संश्लेषण होता है, यानी सिंथेसिस होती है, तो इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। एंड एडिंग ऑन फॉर योर इंपॉर्टेंट MCQ, ये लिख लेना कि इनमें चैपेरॉन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? चैपेरॉन्स भी इनमें पाए जाते हैं राइबोसोम में। ठीक है, इसे हम लोग ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके MCQ के लिए, तो इन सभी को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, फिर ये जो आप S देख रहे हो ना, ये जो S आप देख रहे हो ये एक्चुअली में स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम, सब यूनिट 40S एंड 60S। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम, 30S एंड 50S। S जो यहाँ पर है वो हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। देखो यहाँ पर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट था सिर्फ, लेकिन मैंने आपको यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सभी के राइबोसोम का जो यूनिट है वो बता दिया है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कोई भी इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, किसी तरीके की झिल्ली नहीं है, इसीलिए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल हम इसे कहते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनेल है पूरे सेल में, बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं, क्योंकि यू ऑल नो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल, इसीलिए प्रोटीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रोटीन बनेगा बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी होगी, इसीलिए राइबोसोम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में अटैच्ड भी प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। 70S फाउंड होते हैं प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। वहीं पर इंडिकेट करते हैं ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। अब मैं ओरिजिन के बारे में बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ 80S राइबोसोम वर्किंग टुगेदर। 80S जो सब यूनिट है उसे हम लोग पॉलीसोम भी कहते हैं। ठीक है, 80S किसमें है? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में जो 80S राइबोसोम है जो कि एक साथ काम कर रहे हैं उन्हें हम पॉलीसोम भी कहते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे
क्लास सेकेंड में आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने आपको बेसिक्स भी बताए हैं पूरे सेल बायोलॉजी के, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने राइबोसोम पढ़ा। ठीक है, अब मैं थक गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सो सेल मैम वॉल हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी वगैरह ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी विल मीट इन आवर सेकेंड वीडियो। आपको पहली वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, मुझे जरूर बताना, कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू हो गए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और प्लीज अपने जूनियर सीनियर सभी के पास वीडियोस को शेयर करिए। मैं बार बार उधर देख रही हूँ क्योंकि मेरी जिम भी उधर है। ठीक है, तो आप प्लीज से प्लीज चैनल को अपने जूनियर सीनियर्स कलीग क्लासमेट whoever want this whoever need this उन तक पहुंचाइए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।